3 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो दुनिया के नक्शे पे खून से लिखी जाएगी। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट अमेरिका, दुनिया का पुलिस वाला समझता है या बताता है, उसने वेनेजुला एक स्वतंत्र सॉवरन देश में घुसकर उनके करंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी धर्मपत्नी को ना कि वहां से अगवा किया, अगवा करके उसे फ्लाई करके वापस यूएस ले आए और अब उसे एक न्यूयॉर्क के कोर्ट में ट्रायल पे डाल रहे हैं। क्यों? असल कहानी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? व्हाइट हाउस क्या कह रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्या कह रहे हैं? और असल सच क्या है? आज हम उस पर बात करेंगे। पहले सुनिए वो कहानी जो CNN, BBC, डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल स्टेटमेंट, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल स्टेटमेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो आपको सुना रहे हैं और जो चाहते हैं आप बिलीव करें। उनका कहना है कि ये एक डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन थी, ये रेस्टोरेशन ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं। उनके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, वो एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, इलेक्शंस में उन्होंने मेडल किया था। वो नार्को टेररिज्म कर रहे हैं, वो ड्रग्स और नारकोटिक्स को पुश कर रहे हैं यूएस में, जिससे मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स अफेक्टेड होते हैं, जाने जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में कई बार कहा है कि मदुरो जो है वो वहां की अपनी कारकास की जेल्स, वेनेजुला के सारे प्रिजन्स को खोल के जितने खराब क्रिमिनल्स हैं उनको यूएस में भेज रहे हैं, जैसे यूएस में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। असल सच सब बकवास है। ये अमेरिका की सदियों पुरानी प्लेबुक है। अमेरिका को जब भी किसी देश में घुसना होता है वो डेमोक्रेसी का झंडा दिखा के घुस जाता है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है। हमने इराक में देखा है, सद्दाम हुसैन डिक्टेटर हैं, वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उन्हें खतरा है पूरी दुनिया को इराक से क्योंकि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। घुसे, इन्वेड किया, देश बर्बाद किया, सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट किया। वो महीनों की हंट थी, वो घुसा हुआ था अंदर गड्ढे में छुप के, उसे मार दिया। सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, डिक्टेटरशिप है। सीरिया में ह्यूमन राइट्स का बहुत हाल खराब है, वहां घुसे हुए हैं, अभी भी चल रहा है। लिबिया, गद्दाफी वो डिक्टेटर है, लिबिया में ह्यूमन राइट्स का हाल खराब है, हम चाहते हैं वहां डेमोक्रेसी हो लिबिया। तो ये सालों पुरानी कहानी है। असल कारण तेल, डॉलर्स एंड डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ईगो। तो फिर सच क्या है? सुनिए। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व। वेनेजुला के पास संसार का सबसे बड़ा संसिद्ध पेट्रोल का भंडार है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। और ये जो रिजर्व्स हैं ये उन्होंने कभी भी यूएस को एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करने दिए, यूएस को इसका बहुत एक्सेस नहीं दिया, स्पेसिफिकली मदुरो ने, जिससे अमेरिका को बहुत दिक्कत थी। ज्यादा दिक्कत क्यों थी? क्योंकि इस समय वेनेजुला का मेजर जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है यूएस का आर्च राइवल दुश्मन चाइना, और दूसरा रशियन से भी एक्सपोजर है। रशिया का ऑयल में फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि रशिया के पास खुद तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, उनको कोई कमी नहीं है, वो दुनिया के 5 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स वाली कंट्रीज में आता है। बट चाइना को उन्होंने भर भर के एक्सपोर्ट किया, और यूएस कंपनीज को कभी भी फेवरेबल डील्स जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं या जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज चाहती हैं वो कभी भी उन्होंने दी नहीं। और यूएस का ये सबसे बड़ी शिकायत रही है कि हमें चाहिए कंट्रोल ओवर वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व। दूसरा कारण, चाइना को लाभ। वेनेजुला लैटिन अमेरिका में चाइना का सबसे बड़ा दोस्त। चाइना ने वेनेजुला को $60 बिलियन से भी ज्यादा का लोन प्रोवाइड कर रखा है। अमेरिका को डर है कि उसी का बैकयार्ड उसी के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो चाहते हैं कि जो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो ग्लोबल कंट्रोल है, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल है अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, वो कम रहे। चाइना अपना साउथ एशिया तक सीमित रहे, लैटिन अमेरिका में उनका कोई इन्फ्लुएंस या कंट्रोल ना हो। और चाइना की जो एक तरह से बेल्ट एंड रोड पॉलिसी है, जो ग्लोबल एक सुपर पावर को अपना प्रोजेक्ट करने का सपना है और जो इनिशिएटिव है, उस पे रोक लाएं। तो ये दूसरी मार थी चाइना के लिए। तीसरा, रशिया की टांग खींचना। रशिया का वेनेजुला में बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड है। रशिया वेनेजुला को डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करता है, S-300, S-400 प्रोवाइड करने की रिपोर्ट्स हैं। S-300 तो वेनेजुला के पास है, ये आई थिंक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो रशिया ने प्रोवाइड किया है। पास्ट में भी रशिया ने बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है वेनेजुला को, वो एक मेजर उनका एक डिफेंस सप्लायर है। और कोल्ड वॉर के टाइम्स में अगर हम पीछे जाते हैं तो वहां पे भी हिस्ट्री रही है, जब क्यूबा, वेनेजुला, लैटिन अमेरिका के पास रशिया अपनी प्रेजेंस, नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा था और वहां पे अपने जो मिसाइल्स हैं वो सब तैनात करने की कोशिश कर रहा था, जिससे यूएस को बहुत बड़ी आपत्ति थी। तो एक तरह से उन्होंने रशिया का भी ये जो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मदुरो जो कि अभी बहुत प्रो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको हटा के यूएस अपना एक फेवरेबल वहां पे गवर्नमेंट स्थित कर सके जो यूएस को फेवर करती है, ना कि रशिया और चाइना। अब आते हैं डोनाल्ड जी पे।
डोनाल्ड जी को इसमें क्या खुंदस है, क्यों हाथ धो के वेनेजुएला के पीछे पड़े हुए थे, मदुरो के पीछे पड़े हुए थे? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक, उनको एक मेजर सक्सेस दिखाना। तो ट्रम्प जब अपने सेकंड टर्म में वापस आए हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे आने से पहले, बहुत सारे वादे किए थे। मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनूंगा, मैं रशिया यूक्रेन वॉर को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। 24 घंटे तो छोड़िए, वो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी चल रही है। आज तक उसमें कुछ बहुत मेजर प्रोग्रेस नहीं हुआ है। पीस डील्स हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम पास आ गए हैं एक सीज फायर के एंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट के। उन्होंने कहा मैं ईरान का इशू सॉल्व कर दूंगा। इंडिया पाकिस्तान में उन्होंने क्लेम किया कि हमने सीज फायर कराया, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा यूएस का तो रोल नहीं था वहां। खैर, पूरा क्रेडिट एक तरह से नहीं मिल पाया इंटरनेशनली। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे जो कहीं भी कुछ भी पूरे नहीं हुए। अब उनको एक इजी विन दिखानी थी, एक मेजर विन दिखानी थी कि देखो मैं आया। ये वेनेजुएला का सदियों से मामला चल रहा था। यूएस को कभी भी वेनेजुएलन ऑयल पे कंट्रोल नहीं मिला था। जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं वो प्रो यूएस नहीं थे। देखो मैंने ये इशू सॉल्व कर दिया, क्योंकि बहुत सारे और इश्यूज थे जो उन्होंने वादे किए थे और वो सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा एक ये भी है कि ट्रम्प को बहुत ही एक बड़ा ईगो है, उनको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मैन दिखाने का जोश है, बहुत इच्छा है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। वो आप कभी भी उनके आप पास्ट स्पीचेस देखेंगे, इंटरव्यूज देखेंगे, वो बहुत ही इज ऑलवेज इन ऑ ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। बहुत वो उनको पुतिन को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखते हैं इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, सालों से रशिया को रूल कर रहा है। किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं, चाहे कितने भी वैसे बाहर बदनाम हो, बट ट्रम्प सॉर्ट ऑफ एडमायर्स हिम, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन पोस्टर है। ट्रम्प को होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं या जो लीडर ऑफ द कंट्री, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए। तो अब ट्रम्प की स्ट्रॉन्ग मैन इमेज को एक ये बोल्स्टर करता है। जो आप देखेंगे ट्रम्प की स्पीच से, उसके बाद मार्को रूबियो ने कैसे जो स्पीच दी, चाहे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने दी, सबने बार बार की पहली बार हमारे पास एक ऐसे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जिनमें ये हिम्मत है, जो बोल्ड हैं, जो ये जिन्होंने कदम लेके वेनेजुएला का क्राइसिस ये खत्म किया और इस पे स्टेप लिया, जो पुराने सारे प्रेसिडेंट्स चाहे ओबामा हो चाहे बाइडेन हो वो नहीं कर पाए। तो ट्रम्प की ये एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज को बोल्स्टर करता है, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने बार बार रिपीट करके कहा है कि पहले तो कोई प्रेसिडेंट कर नहीं पाया, मैंने ये बड़ा कदम उठाया और देखिए मैंने एक दूसरे डिक्टेटर को डिक्टेटरशिप से हटाया, उसकी डिक्टेटरशिप खत्म करी, मदुरा को। और एक मैसेज है दुनिया के बाकी बड़े लीडर्स के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का कि अगर मैं कुछ कहता हूं, मैं कुछ चाहता हूं तो वो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नतीजे हो। तो ये ट्रम्प का सवाल। अब हमारे लिए जरूरी बात, ठीक है यूएस वेनेजुएला में घुसा, प्रेसिडेंट को जो मर्जी करे, हमारा क्या लेना देना? तो थोड़ा लेना देना है। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबाल ऑयल फील्ड्स में $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है। हमारे भी वहां पे मतलब ऑयल में इंटरेस्ट्स हैं, तेल में इंटरेस्ट्स हैं। अब जब यूएस वहां पे घुस गया, प्रेसिडेंट को उन्होंने हटा दिया, वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रो यूएस गवर्नमेंट हो। यूएस की जो ऑयल कंपनीज हैं वो वेनेजुएला को ऑयल कंट्रोल करें, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है? हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पे, क्या यूएस उन्हें ऑनर करेगा, क्या उनको चलने देगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड में स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल प्राइसेस वगैरह में, ऑयल कंट्रोल में बहुत एक्टिव और घुसे हुए रहे हैं हमेशा। वो आप घुस के कह सकते हैं कि हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं है, वो उन्हें रीनेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा, ऑयल पे, तेल पे जब अब यूएस का कंट्रोल होगा, जो सबसे बड़ा मेजर कारण है ये पूरे करने का जो सब चल रहा है, यूएस को चाहिए वेनेजुएला के तेल पे कंट्रोल। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास तेल का भंडार है। तो अब इसमें तेल के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उन पे असर पड़ेगा। क्यों? यूएस अब उनको कंट्रोल कर सकता है, जो कि अभी तक नहीं कर पा रहा था। जब यूएस उन्हें कंट्रोल करता है, उसका मतलब ये है जब यूएस का दिल चाहे वो सप्लाई बढ़ा देगा, जब यूएस का दिल चाहे वो सप्लाई कम कर सकता है। अब वो डिमांड और सप्लाई का, जैसे आप सब समझते हैं, उससे प्राइसेस नीचे और ऊपर जा सकते हैं, जिसका असर हम पे पड़ सकता है। हम पे क्यों पड़ सकता है भाई? आप कहें कि वेनेजुएला कितना करे, उस पे भारत का क्या? भारत एक बहुत बड़ा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं। अब जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल के क्या प्राइसेस, तेल के क्या प्राइसेस चल रहे होते हैं ग्लोबली, उससे हमें बहुत असर पड़ता है। जब हम तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, बिलियंस ऑफ बैरल्स इंपोर्ट करते हैं हर साल, तो उसका किस रेट पे इंपोर्ट, क्या प्राइस चल रहा है तेल का, उससे हमारा खर्चे पे बहुत सिंपल सी भाषा में बहुत फर्क पड़ता है। और वो आपकी जिंदगी में क्या प्रैक्टिकल फर्क पड़ता है? आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है, आपके सिलेंडर की गैस, हर जगह जहां जहां पेट्रोल, जहां जहां तेल, एक तरह से क्रूड ऑयल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम यूज करते हैं, वो इनडायरेक्टली उनके प्राइसेस को इंपैक्ट। तो समझे बात ह्यूमन राइट्स की नहीं, ऑयल राइट्स की है।
बात डेमोक्रेसी के राज करने की नहीं, डॉलर के राज करने की। अमेरिका का कॉर्पोरेट ग्रीड है, डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ग्रीड है या ईगो कह लीजिए, और इसका भुगतान जो है वो भारत के साथ पूरा विश्व भरेगा। या तो बढ़े हुए तेल के दामों के तौर पे बढ़ेगा या फिर एक डिप्लोमेसी के दबाव के फॉर्म में भरेगा। तो ये है वेनेजुएला और यूएस की पूरी असल सच कहानी।